हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने की थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NEP। तो आज हम करेंगे NCF, जो कि नेशनल पॉलिसी पे ही बेस्ड होता है। NCF, ठीक है। NCF अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है 2025। अगर हम बात करें तो हमारा जो NCF है वो कितनी बार आ चुका है। जो हमारा फर्स्ट NCF आया था, ये जो हमारे NCF आते हैं, जब भी हमारी कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है ना, उसके बाद फिर हमारा NCF आता है। ये याद रखना है, पहले हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी, उसके बाद हमारा NCF आएगा। NCF इसको अगर स्कूल्स के लिए आया है तो यहाँ पे SE लग जाएगा फॉर स्कूल एजुकेशन। अगर वो NCF टीचर्स के लिए आया है तो उसके यहाँ पे लग जाएगा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर TE, मतलब टीचर एजुकेशन, ठीक है। अगर आपको कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में, अगर वो SCFTE, तो ये किसके लिए होगा? ये टीचर्स के लिए होगा। और ये किसके लिए होगा? ये स्कूल के लिए होगा NCF, ठीक है। अगर आ जाए NCFAD, ठीक है, AE अडल्ट एजुकेशन के लिए फिर वो, ठीक है। NCF फॉर अडल्ट एजुकेशन, AD मतलब अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। NCF जब भी आएगा सबसे पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी आएगी, उसके बाद हमारा उसी के अकॉर्डिंग, उसी पे बेस्ड, उसी को देखते हुए हमारा NCF लॉन्च होगा, जो होगा स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए, अलग अलग के लिए होगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हमने ये जो पढ़ना है ये हमने करना है स्कूल एजुकेशन का, टीचर्स का नहीं, हम कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन का। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल्स में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। पॉलिसी आने के बाद ये हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जो आगे हमारे उसके पास जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाता है, ठीक है। फिर इसी NCF को देखते हुए, ठीक है, इसी NCF को देखते हुए जो आगे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स के जो टीचर्स, प्रिंसिपल होते हैं, वो ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे को कैसा आगे करिकुलम और सिलेबस चाहिए, क्या हमारे बच्चों की आगे क्या नीड्स हैं, कि मतलब क्या क्या इसी के बेस्ड पे NCF है। जो हमारा करिकुलम नहीं होता ना, ये हमारा करिकुलम होता है और ना ही ये बेस्ड होता है। ये NCF सिर्फ हमारे लिए, एक टीचर्स के लिए एक गाइडलाइन होती है कि इसके थ्रू हम क्या करें, हम अपना करिकुलम और सिलेबस बनाएं, ठीक है। ये करिकुलम और सिलेबस नहीं होता NCF, याद रखना है। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस होती हैं टीचर्स के लिए कि वो आगे जो बच्चों को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग उनका करिकुलम और सिलेबस को फिक्स करें, ठीक है। तो पहला जो NCF आया था वो आया था 1988 में, पहला आया था 1975 में, और सेकंड आया था 1988 में, और थर्ड वाला आया था 2000 में। उसके बाद आया है फोर्थ नंबर 2005 पे, ठीक है। ये हमारे अब तक 4 NCF आ चुके हैं, 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका है। अब जो फिफ्थ है वो NCF 2023 आ तो चुका है, सिफारिश तो हो चुकी है, बट अभी तक ये लागू नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए अभी तक हम इसके बारे में नहीं पढ़ते। ये ऑलमोस्ट, ये दोनों 2025 और 23 ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी चाइल्ड सेंटर बेस्ड है और ये भी चाइल्ड सेंटर बेस्ड है, बस इतना फर्क है, इस पे चाइल्ड पे इससे भी ज्यादा फोकस यहाँ पे और ज्यादा
ज्यादा फोकस करने के लिए कहा गया है, सिर्फ किस पे और किस पे, बच्चे पे, चाइल्ड पे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन ही क्या है 2025 का एनसीएफ है या फिर वो 2023 का एनसीएफ है, दोनों में ही इन चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट पे हमारा अभी तक हमारे जो 4 एनसीएफ आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो मेन चीजें क्या ली गई है, इसमें लिया गया है कि जो बच्चा है, बच्चे के किस चीज पे ध्यान रखना है, उसके एजुकेशनल एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। ठीक है, और किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, एजुकेशनल पर्पस, एक्सपीरियंस, ठीक है, और एजुकेशनल असेसमेंट लर्निंग और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये 4 चीजों पे। इनका मतलब क्या होगा, पहले मैंने बात की एजुकेशनल पर्पस, मतलब शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा, ये पहला क्या है, मतलब इनके 4 वो मेन पर्पस लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन एक्सपीरियंस और नंबर 3 पे है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, और नंबर 4 है असेस लर्निंग। ठीक है, असेस लर्निंग, असेसिंग लर्निंग। अगर हिंदी में बात करें तो पहला है शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, और नंबर 2 है शैक्षिक एक्सपीरियंस, अनुभव, और नंबर 4 क्या है, नंबर 3 पे है अनुभव का संगठन, अनुभव का संगठन, एंड असेसिंग लर्निंग मतलब आंकलन, शिक्षार्थी का आंकलन, शिक्षार्थी का आंकलन। ठीक है, मतलब क्या है, जो एनसीएफ है इसने 4 मुद्दों को संबोधित किया है, 4 मुद्दों को। ठीक है, ये 4 मुद्दे हैं। पहला एजुकेशन पर्पस, मतलब जो शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य रहेगा, कैसी शिक्षा होगी, स्किल बेस्ड होगी, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को अनुभव करके बच्चा सीखेगा, और अनुभव का संगठन करेगा, उनको मतलब अपनी रियल लाइफ में यूज करेगा। ठीक है, असेसिंग लर्निंग, और बच्चे का आंकलन किया जाएगा, असेस किया जाएगा टाइम टू टाइम, मतलब अकॉर्डिंग टू, जैसे हम करते हैं ना इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएशन में कौन कौन सी इवेल्युएशन आती है, मेजरमेंट आती है, असेसमेंट आती है, और फिर इवेल्युएशन आती है। बस ऐसे ही बच्चे की लर्निंग्स को हमने क्या करना है, असेस करना है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, जो सीखा है, जो नहीं सीखा है, उसके बीच के गैप को दूर करना, बच्चे को जो सीखना है उसको क्या दिक्कत आ रही है उसको डायग्नोज करना, फिर उसको रेमेडियल देना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा असेसिंग लर्निंग में। ये 4 जो मुद्दे हैं जो शिक्षा में लिए गए हैं। ठीक है, इसमें एनसीएफ में लिए गए हैं, क्या है, ये एड्रेस करता है इन 4 इश्यूज के ऊपर। ठीक है, आगे हम बात करें तो एनसीएफ है जो किसकी अध्यक्षता में आया था, ये इसके जो मेन मेंबर थे वो कौन थे, यशपाल सिंह, प्रोफेसर यशपाल सिंह जो थे इसके मेन, वो क्या थे, अध्यक्ष थे इस कमेटी के। ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है एनसीएफ की जो अध्यक्षता थी किन की देखरेख में हुई थी, तो यशपाल सिंह की देखरेख में हुई थी। ठीक है,
और इन्होंने क्या कहा, ये जो हमारा एनसीएफ है ये किस पे, पहले वाला जो एनसीएफ था हमारा बिहेवियरिस्ट पे वो था, बेस्ड था, और आज वाला ये 2025 वाला जो है वो किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावाद बेस्ड, ठीक है, किस पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट पे बेस्ड है। जो पहले वाला था वो बिहेवियरिस्ट पे बेस्ड था, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब बच्चा आप चीजों को करके सीखे, कंस्ट्रक्ट करे, अनुभव करे, तब बच्चा सीखे, ठीक है। ये इसका क्या है, मेन पर्पज है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ के थोड़े से मेन पॉइंट्स पे। जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, इसमें एनसीएफ में कहा गया है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप अच्छे से सुन लो। अगर आपने लिखना है तो साथ साथ में आप लिख भी सकते हो। जो नया एनसीएफ है जो किस पे बेस्ड होगा, विदाउट बर्डन पे होगा। इसमें किस बच्चे के ऊपर किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग पे होगा, बच्चा करके सीखेगा चीजों को। जो टीचर है, टीचर का क्या रोल होगा, एज अ फैसिलिटेटर होगा, एज अ गाइड होगा। बच्चा सिर्फ क्या करेगा, क्लासरूम में बच्चे को गाइड करेगा। बच्चा खुद अपने अनुभवों से खुद करके सीखेगा। रोट लर्निंग पे ये बिल्कुल बेस्ड नहीं है। बच्चे को किसी भी किस्म किसी कोई भी चीज में बच्चे को क्या करना है, रट्टा नहीं लगवाना, ठीक है। बच्चे को एक्सपीरियंस करके चीजें सिखानी है। ये सारा जो है हमारा एनसीएफ इन्हीं मेन पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। और क्या था, ये जो हमारा जो एनसीएफ है कितनी लैंग्वेज में है, ये 22 लैंग्वेज में देखा गया है, 22 लैंग्वेज में आया है। मतलब हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी लैंग्वेज है ना, उन्हीं लैंग्वेज में आया है। ये हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है, मतलब उर्दू में भी है। जो भी जिस क्षेत्र की जो भी मराठी है, हर एक लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज में आया है। और जब ये आया था एनसीएफ, तभी आते ही इस एनसीएफ को 7 स्टेट्स में इमीडिएटली क्या कर दिया गया था, अप्लाई कर दिया था। कितनी स्टेट्स पे, 17 स्टेट्स पे। ये पॉइंट भी पूछा गया है। जब ये एनसीएफ आया तो आते ही ये कितनी स्टेट्स में लागू हो गया था, 17 स्टेट्स में ये लागू हो गया था आते ही, इमीडिएटली। अब तो आगे वाली जो इंडिया की पूरी स्टेट्स है, ठीक है, सभी स्टेट्स में 17 स्टेट्स में आते ही ये इंप्लीमेंट हो गया था। बाकियों में अभी हो रहा है, आने वाले सालों में ये प्रॉपर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। और कितनी लैंग्वेज में मिलता है हमें, 22 लैंग्वेज में हमें ये मिलता है, ठीक है। और मेन पॉइंट्स और इसका मेन बिंदु क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका मेन पॉइंट क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा चीजों को करके सीखेगा, अनुभव करेगा, खुद एक्सपीरियंस करेगा बच्चा चीजों को, और अपनी रियल लाइफ में इसको अप्लाई करेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके जो है प्रिंसिपल है, कुछ एनसीएफ के कुछ प्रिंसिपल है। ज्यादातर मेन जो क्वेश्चन आता है, पहले आप जो पीआरटी लेवल पे इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट टीजीटी और पीजीटी लेवल में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपल पे, एनसीएफ के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, ठीक है। एनसीएफ के क्या प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो है इनको अच्छे से ध्यान से समझना आपने। क्या कैसे आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगी, क्वेश्चन ऊपर पूछा जाएगा, इनमें से नीचे 4 दी गई ऑप्शन में से कौन सा एनसीएफ का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, कौन सा एनसीएफ का प्रिंसिपल नहीं है। इसीलिए आपने ये पांचों के पांचों प्रिंसिपल अच्छे से रट लेने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, अगर हम बात करें तो पहला प्रिंसिपल रहेगा कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटवर्ड, ठीक है। मतलब हमारी जो नॉलेज है उसको, हमारा जो आउटवर्ड है उसको उसके साथ कनेक्ट करके सिखाना, ठीक है। कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटवर्ड। पहले मैं पांचों के पांचों प्रिंसिपल लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरिंग दैट लर्निंग
ensuring that learning with without shift away from shift away from rote learning. ठीक है, मतलब ये इंश्योर करना है कि ये जो हमारी लर्निंग है, बच्चा जो सीख रहा है वो रोट लर्निंग पे नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो चीजों को है रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, एक्सपीरियंस करके अपने आले दुआले अपने इन्वायरमेंट से, अपने समाज से जोड़ के सीखना है चीजों को। नेक्स्ट है इंश्योरिंग द करिकुलम so that it goes beyond the textbook. नंबर 4 पे है मेकिंग एग्जामिनेशन more flexible and integrating them with classroom life। एंड नंबर 5 पे है वो है नर्चरिंग and overriding identity formed by caring concern with the democratic policy of the country। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको समझ लेते हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स है। पहले कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटवर्ड। ठीक है, बच्चे को जो भी सिखाना है वो उसके आउटवर्ड से रिलेट करके सिखाना है, मतलब बाहरी समाज से रिलेट करके सिखाना है। इंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्टिंग फ्रॉम रोट लर्निंग। जो शिफ्टिंग लर्निंग है उसको उस पे रोक लगानी है। बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है, रट्टा नहीं लगवाना। इंश्योरिंग द करिकुलम सो दैट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये भी इंश्योर करना है कि टीचर टेक्स्ट बुक से बाहर आके सिखाए। ये नहीं है कि सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है उसी को सिखाए। बच्चे के जो आसपास एग्जाम्पल देके आप उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको जो एग्जाम्पल देनी है
टेक्स्ट बुक से बाहर आके सिखाए, ठीक है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग द विद क्लासरूम लाइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एग्जामिनेशन है उसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है। पहले क्या होता था, पहले एग्जाम्स होते थे साल में एक बार या 2 बार, उसके अलावा एग्जाम्स नहीं होते थे, और इंटीग्रेटेड विद द क्लासरूम। अब क्या होता है, अब बच्चे की असेसमेंट होती है, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है क्लासरूम में, जैसे उसके यूनिट टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए। इनसे क्या जाता है, पहले क्या होता था, पहले बच्चों को 25-25 लेसन या 20-20 लेसन एक बार में लर्न करने होते थे। अब क्या होता है, अब तो बच्चे क्या करते हैं, ये यूनिट टेस्ट आ गया, 5 लेसन कर लो, लर्न करके उसको दे आओ, फिर उसके बाद फिर एग्जाम होंगे, फिर 5 लेसन आएंगे, फिर एग्जाम होंगे, फिर 4 लेसन आएंगे, फिर ऐसे करके क्या हो गया है, टुकड़ों में लेने शुरू कर दिया, बच्चे की असेसमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में लेनी शुरू कर दिया है, ताकि जो उनका एग्जामिनेशन है फ्लेक्सिबल हो जाए। पहले पहले क्या होता था, जब बच्चा कोई एक बीमार, सपोज एक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है, वो फाइनल एग्जाम के पास आके बीमार हो गया, तो उसका आंकलन किया ही नहीं जा सकता था, इवेल्युएशन की नहीं जा सकती थी, वो फेल हो जाता था और पीछे रह जाता था, बट उसने पूरा साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती थी। अब फ्लेक्सिबल इसीलिए कर दिया गया है ताकि बच्चे को जो क्लास में उसने टेस्ट दिए हैं उसको बाद में उसके अकॉर्डिंग, अगर बच्चा बाई चांस किसी रीजन से, कोई मेडिकल इश्यू से नहीं आ पाया फाइनल एग्जाम में, तो उसका जो पिछला है, पीछे जो उसने यूनिट टेस्ट दिए हैं, जो भी उसका असेसमेंट हुई है, जो भी उन्होंने क्लास में एक्टिविटीज दी हैं, क्विज किए हैं, कोई किसी भी किस्म की एक्टिविटी होती है, उन सबके बेस पे उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको दिया जाए और बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। इसीलिए जो एग्जामिनेशन है जो पहले से फ्लेक्सिबल हो गए हैं। और नेक्स्ट है नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी फाउंड बाय केयरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड। और क्या करना है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि बच्चा जो है हमारा डेमोक्रेटिक मतलब जो हमारी इंडिया कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, उसकी भावना को भी साथ में लेके चले, ठीक है। स्कूल में भी डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बना रहे, ठीक है, इस चीज को भी बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 के 5 क्या थे, प्रिंसिपल थे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको दोबारा से एक बार जरूर याद कर लेना। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है, आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगे, उसमें से एक ये डाल दिया जाएगा, 4 गलत डाल दिए जाएंगे, बोल दिया जाएगा इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है, या फिर 4 ये डाल दिए जाएंगे, एक अलग डाल दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, और एनसीएफ में 3 लैंग्वेज फार्मूला भी है ना। अब ये क्या बला है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। 3 लैंग्वेज मतलब 3 भाषाएं। बच्चे को जब तक वो स्कूल से पास आउट होएगा, 12th करेगा, तब तक बच्चे को कम से कम 3 लैंग्वेज आ जानी चाहिए। पहली तो क्या होगी, उसकी मदर लैंग्वेज होगी, मदर टंग होगी, ठीक है, मदर टंग, ठीक है, मतलब मातृभाषा, ठीक है। पहली क्या होगी, उसकी मातृभाषा होगी, और दूसरी क्या होगी, उसकी जो जो सेकंड लैंग्वेज, पहली मदर टंग होगी, दूसरी सेकंड लैंग्वेज होगी। सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी, सेकंड लैंग्वेज हमारे जो एनसीएफ है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग सेकंड लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। बच्चा सेकंड लैंग्वेज जो पढ़ेगा वो क्या पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा। और थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, थर्ड लैंग्वेज अदर देन दीज 2 लैंग्वेज, इन 2 लैंग्वेज के अलावा कोई भी एक और तीसरी लैंग्वेज बच्चा रख सकता है, चाहे वो संस्कृति हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मराठी हो सकती है, जो भी उसकी इच्छा हो। जो भी 22 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, उसमें से कोई भी एक भाषा यहाँ पे बच्चा थर्ड लैंग्वेज कर सकता है। तो थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इन दोनों को छोड़ के, अदर देन मतलब इन दोनों को छोड़ के, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के एनी कोई भी हो सकती है, एनी अदर लैंग्वेज, कोई भी तीसरी लैंग्वेज वो चूज कर सकता है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के। अगर वो किसी क्षेत्र में पंजाब में रह रहा है तो पंजाबी उसकी मदर लैंग्वेज हो जाएगी,
सेकंड उसकी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी, और थर्ड उसकी क्या हो जाएगी, हिंदी संस्कृति जो भी उसके हिसाब से होगी वो होगी। ठीक है, तो ये है हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला। क्या है, ऐसे बच्चे की अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल 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 लेवल पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अगर हम इंग्लिश की इंटरनेशनल पे बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल। ठीक है, अगर हम एनसीएफ के अकॉर्डिंग बात करें, एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। क्या है, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो इंग्लिश हमारी कौन सी लैंग्वेज होगी, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। या फिर कौन सी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, या फिर कौन सी होगी हमारी, एक कौन सी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये याद रखना आपने, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश हमारी कौन सी लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है, तो क्या करेंगे, ग्लोबल लैंग्वेज है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एनसीएफ, कुछ नहीं था एनसीएफ में। एनसीएफ में सिर्फ क्या था, हमारा जो एनईपी होती है उसी को ही आगे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता एनसीएफ में और एनईपी में। एनईपी और एनसीएफ ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं। एनईपी क्या होती है, हमारी पॉलिसी होती है, जो हमारे बड़े बड़े एजुकेशन मिनिस्टर में जो भी बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, मतलब जिनको ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक या नेशनल लेवल तक कोई भी टीचर का अवार्ड मिला होता है, या फिर कोई और जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए, है ना, ये सब बैठते हैं और फिर ये डिस्कस करते हैं कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी भी आगे, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंज आने चाहिए, फिर वो एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं। फिर यही एजुकेशन पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दी जाती है बना के। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करता है, उसका मतलब उसको उसी को एज अ एनसीएफ, एनसीएफ आगे मतलब एनसीएफ बनाते हैं, मतलब इसी को देख के एनसीएफ से ही क्या बनता है, फिर हमारा सिलेबस और हमारा वो बनता है, करिकुलम बनता है। ठीक है, वो टीचर्स बनाते हैं आपस में डिस्कस करके। मतलब मेन जो पॉलिसी एनसीएफ, ये सब दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और जो हमारा जो सिलेबस है और जो करिकुलम है वो एनसीएफ से सिर्फ गाइडेंस लेता है, प्रॉपर एज इट इज नहीं बनता। सिर्फ हम गाइडेंस लेते हैं कि ऐसे ऐसे ये मेन पॉइंट्स है इसमें होने चाहिए, कि बच्चे की एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए, बच्चे पे बस्ते का बोझ नहीं होना चाहिए, हर एक किलोमीटर पे बच्चे के लिए स्कूल होना चाहिए। अब ये हमारा एनसीएफ है, इसमें ये भी है एजुकेशन पॉलिसी में कि जो बच्चा है, जो प्री स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसके लिए 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, और जो सेकेंडरी का है उसको 3-3 किलोमीटर में, ऐसे सारा ये इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा एनसीएफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।